हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल स्टैप। माय नेम इज रितु। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और 18 जून का सोशियोलॉजी नेट का एग्जाम आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से, कामनेस से, कॉन्फिडेंस से क्लियर किया होगा। हाँ, ये चीजें हैं कि थोड़ी चीजें नेगेटिव हो रही हैं, एग्जाम कैंसिल हुआ है, बट डोंट बी वरी। आपका मकसद पॉजिटिविटी देखना है। हम ठीक है, हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव चीजों की तरफ ध्यान दो। हाँ, ये ठीक है, सीबीआई चेक कर रही है, पेपर कैंसिल हुआ है, लीक हुआ है, अब एग्जाम कब होगा, ये बहुत से डाउट्स हैं, बट हमारा मकसद जो है वो पढ़ाई करना है। ठीक है, इस लेवल पर सोचने के लिए, करने के लिए अथॉरिटीज बैठी हैं। ओके, तो आप लोगों ने देखो, एग्जाम तो होना है, चाहे वो आज हो, चाहे वो कल हो, चाहे वो 1 महीने बाद हो, एग्जाम होगा। सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को एक बेटरमेंट का ऑप्शन मिल गया। ठीक है, पॉजिटिव सोचो कि देखो, इसे समझो कि आपका ये एक मॉक था जो आपने दिया, अभी आप बेटर देके अपने आप को और बेटर परफॉर्म कर सकते हो, राइट। तो अब मेन ये बात आती है, आप लोगों को पता है सिविल स्टैप ने 10 डेज 10 कॉन्सेप्ट सीरीज चलाई थी, राइट। 10 डेज 10 कॉन्सेप्ट। आप लोगों को पता होगा सोशियोलॉजी का सिलेबस कितना वास्ट है। 6 महीने से बिल्कुल हम लोग पढ़ते हैं, 1 साल से पढ़ते हैं, रिपीटर्स होते हैं, कई लोग बिगिनर्स होते हैं। सारी चीजें कम टाइम में रिवाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमें करनी तो है। तो हम लोग 10 डेज 10 कॉन्सेप्ट सीरीज लाए थे, जिसमें 10 ऐसे मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करवाए थे जो मुझे ऐसा लगा पीवाईक्यू एनालिसिस से, पैटर्न एनालिसिस से, कि ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। उसी बेसिस पर मैंने भी पेपर दिया था। आई सी उन 10 कॉन्सेप्ट से, सिर्फ 10 कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, 10 घंटे। उन 10 घंटे की क्लास अगर आपने देखी होती और आपने अगर देखी होगी तो आपको पता होगा कि 30 क्वेश्चंस, मोर देन 30 क्वेश्चन हमारी ही क्लासेस से थे। ठीक है गाइज, तो इन चीजों को ध्यान रखो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हमेशा रिवाइज करो, उन पैटर्न को एनालिसिस किया करो, उन चीजों को देखा करो कि रिपीट में कौन सी चीजें आ रही हैं, एनटीए किस लेवल से क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, चलो अभी हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो नेट के एग्जाम में डायरेक्ट आए थे। अगर आपने क्लासेस देखी होती तो ये क्वेश्चन तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं करते। ओके, और क्लासेस का मतलब ये नहीं है कि अभी आगे इंपॉर्टेंस नहीं होगी, वो 10 क्लास से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन क्लासेस से, क्योंकि वो कंटेंट बहुत ज्यादा लेटेस्ट है, अपडेटेड है और नया कंटेंट है। जितना ही मेन एनालिसिस होता है वो सारा मैंने उसमें करवा रखा है। ओके, तो उन चीजों को बार बार रिवाइज करो। अभी टाइम मिला है तो जितनी भी मैंने गाइडलाइंस बोली थी, जो चीजें पढ़ने को बोली थी, जिसके जो कॉन्सेप्ट समझने को बोले थे, समझाए हैं, उन चीजों को दोबारा देखना, उनको मिस आउट मत करना। हम आगे भी क्लासेस लाएंगे क्योंकि एग्जाम तो देना है, और अच्छे से और क्वेश्चन ठीक होंगे हमारे। ठीक है, चलो आज की मोटिवेशन है, सफल होने वाला व्यक्ति हमेशा सकारात्मक, पॉजिटिव होता है, और जो सकारात्मक और प्रसन्न रहता है वही सफल होता है। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव रहो गाइस, जो हो रहा है होने दो, वो चीजें हमारे हाथ में नहीं है। आई नो यूट्यूब पे बहुत कुछ दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ दिखा रहे हैं, बट इन सबको देखने के लिए अथॉरिटीज हैं जो इस चीजों को गाइड करेगी। आपका मकसद ये है कि आपके पास जो 10 दिन है, 20 दिन है, अगर एनटीए 2 घंटे में ये बोल सकता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया, तो वो 2 घंटे में ये भी बोल सकता है कि एग्जाम कब है, 2 दिन बाद है, 10 दिन बाद है। अपनी तरफ से प्रिपरेशन बेस्ट करो। जो टॉपिक क्लियर नहीं है, जो लगता है कि बेटर हो सकता था, उन चीजों को दोबारा से रिवाइज करो। ओके, यस, तो पॉजिटिव रहना है, कोई बड़े परे की चीजें नहीं देखनी है, सिर्फ एग्जाम पर फोकस करो। ऐसा नहीं है कि एग्जाम होगा ही नहीं, एग्जाम बिल्कुल होगा। अपने आप को और बेटर परफॉर्म करने के लिए तैयारी करो। यस, तो पहला ये देखो, मैंने यहाँ पर ये स्लाइड ऐड कर दी है। आप यूट्यूब में सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम जब चेक करोगे तो वहां पर आपको मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लीज गाइज, इन 10 वीडियोस को बार बार देखो, रिपीट मोड में देखो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो मुझे ऐसा लगा था कि और साइट्स पर और यूट्यूब पर नहीं अवेलेबल है।
ओके, तो इसको ध्यान से देखना, ये 10 वीडियोस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। पोस्ट मॉडर्निज्म हो गया, क्लासिकल थिंकर हो गए, अर्बनाइजेशन, फेमिनिज्म, जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट था, एक्स्ट्रा थिंकर थे, वो सारे मैंने इसमें करवाए थे। और जितने क्वेश्चन आज एग्जाम में आए हैं उस एक एक स्लाइड को मैं आपको समझा दूंगी कि कहां से कंटेंट आया था और कैसे पूछा गया था। चलो अभी हम इसका नेक्स्ट कंटेंट देखते हैं। तो देखो कॉन्सेप्ट लाई थी मैं आपके 10 ग्लोबलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आए हैं, यू ऑल वेरी नो। पोस्ट मॉडर्निज्म, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ पावर, फैमिली एंड मैरिज, फेमिनिज्म, इकोलॉजी पर 3 क्वेश्चन बने इस बार मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो एक आया था एनवायरमेंटलिज्म पे, एनवायरमेंटल एथिक्स पे, एनवायरमेंट के जितने प्रोटोकॉल है उस पे, इको फेमिनिज्म पे, ये सब कुछ मैंने करवाया था। देखो गाइज ये होता है कि आपको पता है कि 100 कॉन्सेप्ट है, 100 टॉपिक्स हैं आपके सोशियोलॉजी में, अगर हम मिनिमम माने तो उनमें से सारा पढ़ना ठीक है कि हाँ इनमें से कंटेंट आया, बट अगर कोई इंसान 10 कॉन्सेप्ट करवा रहा है और उसमें से 35 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना कि वो कंटेंट कितना प्रीशियस है ना। चलो सैम्पलिंग, बेसिक, सोशल चेंज, ये सब कुछ एग्जाम में आया है। तो अभी पहला क्वेश्चन जो मैंने देखा कि मैंने पढ़ा रखा था इतने कम समय में और ये क्वेश्चन आया, पहला है 95, मेरे पास Z सीरीज थी तो उसमें ये क्वेश्चन है, which among the following is not true about environmentalism, यानी कि पर्यावरणवाद के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है। इसमें पहला, चलो पहले मैं आपको स्लाइड दिखाती हूँ। ये देखो मैंने पढ़ाया था व्हाट इज एनवायरमेंटलिज्म, इसके अलावा मैंने बताया था एनवायरमेंटलिज्म इन इंडिया, किसकी बुक है, बाय रामचंद्र गुहा। ये सब चीजें आपको पढ़ाई गई थी कि एनवायरमेंटलिज्म क्या होता है। अगर आपने ये क्लास देखी होगी तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ होगा। अब इसका आंसर देखते हैं। It refers to all form of collective behavior that aims at correcting destructive form of relationship between human action and its natural environment, यानी कि इसका मतलब सामूहिक व्यवहार से है, उन सभी रूपों से है जिनका लक्ष्य क्या होता है, मनुष्य की क्रियाओं और उसके प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों। इन शॉर्ट ये बोलेंगे कि व्हाट इज एनवायरमेंटलिज्म। एनवायरमेंटलिज्म इज ऑल अबाउट ह्यूमंस, मनुष्यों और इंसानों और उसके एनवायरमेंट के बीच जो संबंध होते हैं, उन संबंधों के बीच में जो रिलेशन होते हैं। ठीक है, तो दूसरी बात है एनवायरमेंटलिज्म ऑल्सो नर्चर द काउंटर कल्चर एनवायरमेंटलिज्म, यानी कि पर्यावरण प्रति सांस्कृतिक पर्यावरण का भी पोषण करता है। थर्ड ऑप्शन था इकोफेमिनिज्म इज नॉट द पार्ट ऑफ एनवायरमेंटलिज्म। आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको करवाया था व्हाट इज इकोफेमिनिज्म। ये देखिए मैंने आपको करवाया था कि इकोफेमिनिज्म, ये मैं सारा कुछ जो मैंने क्लासेस ली है उसी की स्लाइड से लाई हूं। मैंने आपको समझाया था इकोफेमिनिज्म क्या होता है, वुमेन, एनवायरमेंट, नेचर के रिलेशन, उनसे कंपैरिजन करके हम चीजों को बताते हैं। तो इसमें ये हमें पूछा गया है कि इकोफेमिनिज्म इज नॉट द पार्ट ऑफ एनवायरमेंटलिज्म। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है क्योंकि इकोफेमिनिज्म एनवायरमेंटलिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें पूछा गया है कि नॉट ट्रू, क्या स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ये वाली स्टेटमेंट सही नहीं है। ओके, यस। आपका दूसरा क्वेश्चन था, ये देखो मैंने आपको पूरा बताया था कि इकोफेमिनिज्म क्या होता है। अगर आपने इन चीजों को समझा होगा, इसलिए मैंने आपको उस दिन समझाया था कि मैं बार बार स्लाइड्स को रिवाइज करवा रही थी, लिखवा के बता के, इसीलिए ताकि चीजें आपके माइंड में बैठ जाए। ओके, यस। दूसरा क्वेश्चन जो हमने देखा स्लाइड से, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट। अभी मैंने ये देखो इसमें लिखा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन इन 1987 related to phase out the manufacture,
एंड यूज ऑफ केमिकल कॉजिंग डिप्लीशन। तो मैंने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बताया था। ये दूसरा आ गया एजेंडा 21, ठीक है, जैसे रियो समिट। ओके, थर्ड था आपका रियो डी जेनेरियो वाला हो गया। रचल कार्सन साइलेंट स्प्रिंग इनकी बुक थी जो 1962 में आई थी। ये सब कुछ हमारी ही स्लाइड में था। यस, ये देखो मैंने आपको कराया था रियो डी जेनेरियो, और मैंने आप पर मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कहा था कि एक बार देख लेना इनका मीनिंग अच्छे से। और समिट, रियो समिट हो गया, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया। और इसके अलावा मैंने आपको, और हाँ इसमें याद रखें, इसमें जो सही आंसर बनेगा वो ए, बी और सी बनेगा। इसका सही आंसर क्या है? ए, बी और सी। क्यों? क्योंकि रचल कार्सन की बुक साइलेंट स्प्रिंग तो है, बट वो 1970 में नहीं 1962 में पब्लिश हुई थी। ओके, चलो थर्ड क्वेश्चन जो है, Which of the following social movement can be classified in the category of new social movement? आपको याद होगा मैंने फेमिनिज्म करवाया था। फेमिनिज्म में मैंने आपको बताया था कि फेमिनिज्म के कौन कौन से क्लासेस होते हैं, कौन कौन से स्कूल्स होते हैं, ठीक है। उसमें था एक ब्लैक फेमिनिज्म या ब्लैक मूवमेंट, और इसके बारे में मैंने आपको वीडियो में क्लियर बताया था कि ये कब स्टार्ट हुआ था। ये देखो, इकोलॉजिकल मूवमेंट लेटेस्ट आता है, फेमिनिस्ट मूवमेंट ये भी लेटेस्ट है, ब्लैक मूवमेंट, ये सब न्यू सोशल मूवमेंट की कैटेगरी में, यानी कि अश्वेत हो गया, पारिस्थितिकी हो गया, स्त्रीवादी और नारीवादी आंदोलन हो गया, ये सब न्यू सोशल मूवमेंट की कैटेगरी में गिने जाते हैं। भूदान ओल्ड आता है। भूदान किससे जुड़ा है? भूदान मूवमेंट जुड़ा है विनोबा भावे से 1951 के आसपास ये हुआ था। दिस क्वेश्चन नंबर इज 110। इसके बारे में मैंने एक चीज लिखी थी, देखो, नारीवादी आंदोलन हुआ था 1962, 1970। इन चीजों को नोट डाउन कर लो, ठीक है। अश्वेत 1966 टू 1970 के अराउंड। इस बार का जो पेपर था ना गाइज, वो मॉडरेट था, इजी थोड़ा नहीं कह सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे, ओके, यस, और टफ भी नहीं था पेपर, मॉडरेट आया था। नेक्स्ट टाइम कैसे आएगा नो आइडिया, बट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर एनीथिंग, ठीक है, यस। हर चीज के लिए हमें रेडी होना पड़ेगा कि एग्जाम में कुछ भी आए, बट हम जो पढ़े, मैंने हमेशा से कहा है, हमारा मकसद ये है कि हम जितना पढ़ेंगे, जितना पढ़ें, जितना हमारी आंखों से गुजरे, जितना हमारी आंखों से निकले, वो सब कुछ एटलीस्ट हम गलत ना करें, ठीक है। जो नहीं पढ़ा उसके लिए क्या गिल्ट, लेकिन जो पढ़ के जा रहे हो वो गलत हो तो वो थोड़ी अजीब लगता है, वो उससे गिल्ट आता है कि लाइक हाँ हमने ये चीजें पढ़ी थी बट हमने गलत की, है ना। तो वो चीजें नहीं गलत करनी है आपने। यस, तो आपको ये बता दिया है मैंने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टर्म यूज्ड बाय लुईस वर्थ। मैंने आपको थर्ड या फोर्थ वीडियो ली थी अर्बनाइजेशन पे, अर्बनाइजेशन एंड इट्स थ्योरीज। बहुत डेप्थ में वीडियोस है, आप ध्यान से देख लेना, और मैक्सिमम 1 घंटे के वीडियोस है यार गाइस, ठीक है। 1 घंटे के वीडियो में जितना कंटेंट बन रहा था, जितना सोशियोलॉजी में आता है और आएगा, वो सब कुछ मैंने कवर अप करवा दिया था, ओके, यस। इसका पूछा गया है कि नगरीय सामाजिक जीवन, यानी कि जब आदतें, जितनी भी अर्बन सिटी की आदतें हमें आ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, कौन सी विशेषताएं हमने आ जाती है, उसके लिए टर्म किया था उन्होंने यूज अर्बनिज्म, यानी कि नगरवाद। और ये लुईस वर्थ है, इन्होंने इसके अलावा घेटो का भी कॉन्सेप्ट दिया, घेटो यानी कि स्लम, ओके, यस। अभी ये देखो, मैंने आपको फोर्थ वीडियो में ये करवाया था लुईस वर्थ का अर्बनिज्म।
अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ, ये भी उन्होंने कहा। शिकागो स्कूल से वो बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट टाइम ये आ सकता है कि ये जो अर्बन थिंकर है, रॉबर्ट ई पार्क हो गया, सिमिल हो गया और लुईस वर्थ हो गया, ये सब कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस स्कूल से बिलोंग करते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, और हाँ, उन्होंने ये फीचर्स बताए थे जिसके ट्रिक मैंने क्या बताई थी, हस्ती। हस्ती यानी कि हेट्रोजेनिटी और एनोनिमिटी, सुपरफिशियलिटी और ट्रांजिएंटी और इंडिविजुअलिज्म, इन चीजों को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन जो हमारा आया है, अ प्रोसेस ऑफ अर्बन रेन्यूअल इन विच ओल्डर डिकेइंग हाउसिंग इज रिफ्यूज्ड बाय द एफ्लुएंट पीपल मूविंग इनटू द एरिया इज कॉल्ड, यानी कि नगरीय नवीनीकरण की उस प्रक्रिया को निम्न में से क्या कहते हैं जिसमें पुराने आवासीय भवनों को मॉडिफाई करते हैं, बेहतर बनाते हैं, कौन, धनाढ़ लोगों के द्वारा। तो उसके लिए टर्म आती है, वो ग्लोबल सिटी है, ग्रेंटोलॉजी है, न्यू सिटी है या जेंट्रिफिकेशन है। आई होप इसका आंसर आप लोगों ने सही किया होगा। जिसने मेरी वीडियो देखी है उसने ये चीज गलत नहीं की होगी। इसका आंसर है जेंट्रिफिकेशन। ओके, जेंट्रिफिकेशन यानी कि कुलीनी। इंग्लिश में देखो जेंट्रिफिकेशन अब क्या होता है, ये देखो मैंने आपको करवाया था जेंट्रिफिकेशन, ठीक है, रूथ ग्लास और नील स्मिथ। रूथ ग्लास और नील स्मिथ की ये टर्म है 1964 में दी थी, जहां पर मॉडिफाई करते हैं एक एरिया को। ओके, चलो नेक्स्ट है फोकवेज हो गया। फोकवेज का देखो मैच द कॉलम दिया था, फोकवेज का हो गया समनर, कॉन्यूबरेशन पैट्रिक गिडिंस, सिकरोल पार्सन्स और फोक डेविल्स स्टैनली कोहन। एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, ग्लोबल सिटी जो है वो सिस्किया ससेन का है। हमेशा जब भी डिवाइस करो तो लिंकिंग मेथड से करो, आसपास के जो आपको टॉपिक्स मिले, ऑप्शंस मिले, उनको भी देखो कि वो टॉपिक किस बारे में है, इससे रिवीजन अच्छी हो जाती है। ओके, यस, हाँ, तो इसमें देखो मैंने आपको पढ़ाया था कॉन्यूबरेशन, और ये मैंने स्पेशली आपको एक वीडियो में अलग से समझाया था बाय पैट्रिक गिडिंस। अगर आपको इनमें से एक भी पता होता, इसमें शायद ऑप्शन छुप गए हैं, अगर आपको एक भी पता होता तो आपके सारे मैच द कॉलम सही होते। गाइस याद रखो, जितने भी मैच द कॉलम इस बार आए हैं वो सारे मैच द कॉलम एक ऑप्शन पता होने से पूरे ठीक हो रहे थे, और 10 से 12 मैच द कॉलम थे इस बार। देखो मैंने आपको कराया था पैट्रिक गिडिंग्स का कॉन्यूबरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हाँ, ये सही है कि बच्चे 6 महीने से 1 साल से पढ़ते हैं, लेकिन जिन्होंने इतना नहीं रिवाइज किया होता या टाइम नहीं मिला होता, कोई भी इश्यूज हो सकते हैं, उसने अगर ये वीडियोस देखी होंगी तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन ठीक हुए होंगे। ओके, चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट मैच द कॉलम है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ये सैंपलिंग से क्वेश्चन आया है, और मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि सैंपलिंग पर भी मैंने एक अलग से क्लास ली। मैं चाहती तो और टॉपिक्स पे ले सकती थी, बट मुझे लगा कि सैंपलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब होता है रैंडम सैंपलिंग, यानी कि जिसमें जो सैंपल है उसके चुने जाने की पूरा रिप्रेजेंटेटिव है, वो प्रतिनिधित्व करता है। अगर मान लो 100 है, मैंने आपको समझाया था, अगर 100 की पॉपुलेशन है, 100 का यूनिवर्स है, तो उसमें से अगर आप 10 ऐसे लोग ले रहे हो जो 10 इस पूरे 100 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस पूरे 100 के फीचर इस 10 में है, तो उसे हम कहेंगे रैंडम सैंपलिंग, यानी कि यादृच्छिक प्रतिदर्श। ओके, या संभाव्यता प्रतिदर्शन कहते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी देखो, पहले का मैंने बताया 3, फर्स्ट का 3, तो ये दो तो कैंसिल हो गया आपके। अब इसमें देखो सेकंड का है 4, तो आपका ये वाला ऑप्शन क्लियर। और ये दोनों चीजें मैंने आपको करवा रखी थी। नॉन प्रोबेबिलिटी यानी कि पर्पसिव सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वो होती है जिसमें कि पूरे के चुने जाने की समान संभावना नहीं होती है। ओके, सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, सी का 2 मीडियन, और कोरिलेशन कार्ल पियर्सन। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। देखो मैंने आपको यहां करवाया था सैंपलिंग के बारे में, सिंपल रैंडम, नॉन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, मैंने ये सब कुछ आपको करवा रखा था। ठीक है, ये देखो पर्पसिव सैंपलिंग भी अलग से बताया था मैंने क्लास में।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8th आया था, that is according to Giddens, which among the following is not the part of basic इंस्टीट्यूशन ऑफ मॉडर्निटी। आपको याद होगा पोस्ट मॉडर्निज्म की क्लास में मैंने सिर्फ आपको टॉपिक ही नहीं बल्कि क्या ट्रिक बनानी है, सियाज्म हो गया, लेमर हो गया, टेप हो गया, लोप हो गया, ये कीवर्ड्स बनाकर आपको इजी किया था कि हाँ ये चीजें याद रखना। वहीं से देखो इसमें पहले देखते हैं गिडिंग्स का कौन सा इसमें फीचर नहीं है। कैपिटलिज्म हो गया, सही है। इंडस्ट्रियलिज्म सही है, यानी कि पूंजीवाद, उद्योगवाद, सर्विलेंस कैपेसिटी, निगरानी क्षमताएं, और ये वाला तो गलत है। तो अब ये देखो मैंने यहाँ पर करवाया था एंथनी गिडिंग्स में, सियाज में लिखा था मैंने यहाँ पे, और ये समझा भी रही थी कि कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियलिज्म, सर्विलेंस और मिलिट्री। तो सियाज में अगर आपको ये वर्ड याद होता तो आपका ये क्वेश्चन आराम से सही होता। और देखो ये दिया है, ये भी जान लो फीचर के बारे में मॉडर्निटी के, मैं एंथनी गिडिंग्स ने बताया है द कंसिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्निटी। मॉडर्निटी पे 2 किताबें हैं गिडिंग्स की, बट कंसिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्निटी जो 1990 में पब्लिश हुई थी उसमें बताते हैं एंथनी गिडिंग्स इसके बारे में। चीजें क्लियर हैं? यस। अभी नेक्स्ट देखो मैनुअल कैसल। ओके, मैनुअल कैसल के बारे में भी बहुत चीजें आई थी। मैनुअल कैसल पे बड़े क्वेश्चन आए थे। एक आया था नेटवर्क पे, एक आया था मिल्यूक्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे, ऑफ इन्फो पे, एक क्वेश्चन आया था इंफॉर्मेशनलिज्म पे, और मैंने चीजें समझाई थी कि अगर ऑप्शन में मैनुअल कैसल है और क्वेश्चन में नेटवर्क थ्योरी है, इंफॉर्मेशन है, वहां पर आंख बंद करके मैनुअल कैसल टिक करना है, क्योंकि नेटवर्क हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, ये सारे कीवर्ड किसके हैं? ये सारे कीवर्ड मैनुअल कैसल के हैं। यस। एक और मैच द कॉलम, आपको याद होगा मेरी 2nd या 3rd क्लास थी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑन पावर, और ये एक ऐसी क्लास है जो अभी तक पूरे YouTube पे कहीं अवेलेबल नहीं है जिसमें पूरा कंटेंट हो। इसमें जितने भी सोशियोलॉजी के सारे पावर पे थिंकर बनते हैं, पेरेटो, मिल्स, मॉस्का, जितने भी सारे थिंकर मैंने इस वाले वीडियो में करवाए थे, और जितने भी एग्जाम आते हैं उसके लिए ये वीडियो तो मस्ट है। अभी ये देखते हैं, इसमें हमें पूछा गया था कि ये बताओ इन बुक्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर कि ये बुक्स कब पब्लिश हुई थी। ओके, दिस क्वेश्चन नंबर इज, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, पावर इलीट आपकी आई थी 1954 में। प्लीज इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से। (1954) में। पाइटो वाली आई थी 1935 में। 3rd आई थी जी मॉस्का की। गाइज ये बिल्कुल मत सोचना कि अब देखो पेपर कैंसिल हो गया है तो इस पेपर को पढ़ने का क्या मतलब। देखो गाइज ये हम एक मॉक की तरह लो, आपको इससे आइडिया मिलेगा कि एनटीए कैसे पैटर्न दे रहा है, उसका सोचने का, पेपर बनाने का क्या थिंकिंग हो रहा है। ठीक है। यस, मॉस्का की ये वाली बुक आई थी 1896 में, और 4th आई थी 1911 में। ओके, तो इस अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? पहले नंबर पर आई रूलिंग क्लास, यानी कि सी पहले पर है। ठीक है, सी सिर्फ एक में ही है, रूलिंग क्लास मॉस्का 1896। दूसरी डी नंबर पर आई थी पॉलिटिकल पार्टीज, रॉबर्ट मिशेल। फिर बी माइंड एंड सोसाइटी 1935, एंड 4th वन इज पावर इलीट 1954। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये देखो सामने आपकी स्लाइड सारी, मॉस्का मैंने करवाया है रूलिंग क्लास, देखो पूरा इसके बारे में समझाया था। इलीट थ्योरी आपको पैरेटो की समझाई थी, मॉस्का की, मिशेल की, ये सब कुछ आपको चीजें करवाई गई थी। इनकी बुक्स के बारे में भी बताया था कि कौन सी बुक कब आई है। सी राइट मिल हो गया। ये सब कुछ इसलिए लाई हूं, देखो मैंने पहले स्लाइड्स भी पढ़वाई, फिर रिवीजन भी करवाई,
और बोर्ड पर भी लिखवाया, इसीलिए ताकि टाइम कम है तो चीजें रिवाइज हो जाए इजीली। ओके, ये सब कुछ पेपर में कराया हुआ आया है। यस, नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन जो हमारी स्लाइड से आया है, दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग हैव कंट्रीब्यूटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन सोशियोलॉजी, यानी कि संघर्ष से कौन से थिंकर जुड़े हैं। पहला है लेविस कोजर, लेविस कोजर हो गया, सिमिल भी संघर्ष से जुड़े हैं, मार्क्स तो हैं, रॉल्फ डेरेनरॉफ भी जिनका सेमी स्किल कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट, इनकी बुक्स भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर बी मालिनोस्की, जो कि हम उनके नाम क्या है, ही इज द प्योर फंक्शनलिस्ट, उनको हम कभी भी संघर्ष थ्योरीज में नहीं गिनते, उनका तो कीवर्ड भी ये है कि वो प्योर फंक्शनलिस्ट थे। ठीक है, इंडिविजुअल फंक्शनलिज्म हो गया, ये टर्म्स हम किसके लिए यूज करते हैं, मालिनोस्की के लिए। अब ये देखो, इसके अकॉर्डिंग आंसर बन रहा है ए बी डी ई, ए बी डी ई थर्ड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। और अब ये देखो, मैंने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, जब मैंने सोशल चेंज वाली क्लास ली थी उसमें मैंने इसके बारे में क्लियर किया था कि हीगल, मार्क्स, वेबलेन, कोजर, डेरेनरॉफ और सिमिल, ये सारे जो हैं कॉन्फ्लिक्ट थिंकर हैं। ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी मैंने बताया था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, chronological order of the sociologist who contributed to the theory of functionalism, यानी कि प्रकार्यवाद, प्रकार्यवादी विचारकों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था कि कौन सा प्रकार्यवादी विचारक कब आया है। ठीक है, किसने कब अपनी थ्योरीज दी हैं। सबसे पहले आते हैं हर्बर्ट स्पेंसर, जिसने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट दिया था, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ओके, वहीं पर आते हैं आपके उसके बाद इमाइल दुर्खिम। ठीक है, उसके बाद आपका जाता है ब्राउन, फिर पार्सन्स, फिर रॉबर्ट के मार्टन, यानी कि बी ए सी डी और ई। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाना था। ये देखो, मैंने आपको करवाया था फंक्शनल थिंकर, वो भी क्रोनोलॉजी में, स्पेंसर, दुर्खिम, पार्सन्स, मर्टन, रेडक्लिफ, ब्राउन, यहां आ जाना था। ठीक है, तो आपको समझ आया जितना कंटेंट करवाया गया। देखिए 10 कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नहीं होते, बहुत ही कम कॉन्सेप्ट थे, एक एक घंटे के थे, स्टिल इतने क्वेश्चन पेपर में आना थोड़ी अच्छी बात है, मोटिवेशन वाली बात है कि हाँ हमने जो 10 दिनों में करवाया एक एक घंटे में, उससे बहुत क्वेश्चन आए हैं। ओके, यस, परेटो का देखो मैंने बताया, मॉस्का की बुक्स आ गई, परेटो के बारे में सब कुछ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग टाइप ऑफ सोसाइटीज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेवलपमेंट। असेंडिंग ऑर्डर के बारे में बताया गया था। देखो पहले आता है हंटिंग और गैदरिंग, सबसे पहले क्या करते थे, शिकार करते थे। ठीक है, उसके बाद थोड़े पशु पालने शुरू किए, फिर खेती करनी शुरू की तीसरे नंबर पे, यानी कि 1 2 3, फिर इंडस्ट्रियल, फिर पोस्ट इंडस्ट्रियल। इसके अकॉर्डिंग आंसर में देखो सी एक में ही है। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज होती है चीजों की तो आपके ये सारे क्वेश्चन ठीक हैं। ओके, तो ये देखो मैंने आपको करवाया था, एडम स्मिथ ले लो, आप एंथनी गिडिंग्स ले लो, एंथनी गिडिंग्स, इन सब ने एक ही क्रोनोलॉजी बताई है। देखो यहां मैंने करवाया भी था, ये सोशल चेंज वाली वीडियो है कि किसके अकॉर्डिंग सोशल चेंज कैसे आया, कब आया, सोशल चेंज वाली वीडियोस में। ठीक है, हंटर, पेस्टोरल, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चर। अगर आपको ये 3 भी रिवाइज होते, मैंने पीडीएफ भी तभी सेंड की थी ताकि आप चीजों को रिवाइज कर लो। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने यहां भी मैंने लिख कर भी चीजें की थी बार बार, किसके लिए, आप लोगों के लिए, ताकि आपके एग्जाम में ये चीजें जो हम करें वो आए। इसलिए हमेशा ये एटीट्यूड रखो पढ़ने का। देखो कई बार ऐसा होता है कि लाइक हम सोचते हैं कि हम ये पढ़ रहे हैं, ये आएगा भी कि नहीं आएगा एग्जाम में, और भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, थिंकर भी पढ़ने हैं, रिसर्च भी पढ़नी है। ऐसा नहीं करना है, जो पढ़ रहे हो
ये बिलीव से करो कि ये मैं जो पढ़ रहा हूं ये आएगा अगर एग्जाम में, तो मैंने ये गलत नहीं करना है। क्वांटिटी मत पे फोकस मत करो। आपका फोकस कभी भी एग्जाम करते हुए क्वांटिटी पे नहीं होना चाहिए कि कितना सिलेबस कवर करना है। यू मस्ट बी फोकस्ड ऑन क्वालिटी, कि जितना भी मैं पढ़ूं उसको कैसे पढ़ूं, 360 डिग्री एनालिसिस, उसका PYQ हो, उसका MCQ हो, कुछ भी बने बट वो मुझे आता हो। ओके, यस। मिशेल फूको का देखो ये आया था, एक गुनार मर्दियल का भी आया था। अभी आगे डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग बुक ऑफ कार्ल मार्क्स। आपको याद होगा 17 ऑफ जून को मैंने क्लासिकल थिंकर की एक क्लास ली थी। क्लासिकल थिंकर की क्लास ली थी मैंने, क्लासिकल, जिसमें मैंने मार्क्स, वेबर और दुर्खीम 17 जून को, उसमें मैंने आपको क्या करवाया था, एक तो करवाया था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बुक्स बताई थी। ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट किस थिंकर में पर्टिकुलरली कौन सी बुक में दिया है, कौन सी बुक में दिया है वो करवाया था। उनके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाए थे और डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आया है। ये देखो मैंने आपको करवाया था, इसमें पूछा गया है कि सही कालक्रमानुसार लगाना है इन थिंकर को। देखो पहले आता है आपका होली फैमिली 1845, ठीक है। फिर आ जाएगा द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, इसका डेट भी मैंने आपको लिख के दिया था, क्वेश्चन नंबर इज 108। यस, फिर लिख देती हूं 1845 में आई थी। उसके बाद कैपिटल आपको पता है 1867 में इसका फर्स्ट एडिशन आया था, बाद के दो मार्क्स की डेथ के बाद आए थे। ओके, मैनिफेस्टो आपका आया था 1848 में। ये सब चीजें मैंने आपको समझाई थी, अगर आपको ये याद होंगी तो ये देखो पहले इसको कर लो, इसका सही आंसर समझ आ गया। पहली होली फैमिली, फिर पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, फिर मैनिफेस्टो, फिर 18 वुमेन ऑफ लुइस बोनापार्ट एंड लास्ट वन इज कैपिटल। ये देखो यहां पे आया है फिलोसफिकल मैनिफेस्टो ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ, ठीक है। इसके अलावा होली फैमिली 1845, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1847, ठीक है। मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी 1848, ये सब कुछ पढ़ाया हुआ ही आया था एग्जाम में। और दास कैपिटल, कैपिटल करके भी लिखा था मैंने इसीलिए 1867, और बाद के उनकी डेथ के बाद आए थे। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ लेबर। आपको एक क्वेश्चन याद होगा, चलो इसके बारे में मैं आपको आगे समझाती हूं। पहले ये देखो 14 क्वेश्चन, मैच द कॉलम आया था एक, रिलीजन एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म। इसका सही होना था ए का 3, यानी कि सॉरी ए का 4 आएगा, ए का 3 नहीं, ए का 4। रिलीजन एंड राइज ऑफ कैपिटलिज्म किसकी बुक है, ये है टॉनी की। एंशिएंट जुडाइज्म, मैक्स वेबर, ये मैंने आपको बुक करवाई थी कि हाँ इसको याद रखना। सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्राइब, इसका हो जाएगा ब्राउन, और प्रिमिटिव रिलीजन हो जाएगा लोवी का। ओके, ये देखो मैंने आपको वेबर की बुक्स करवाई थी, उसमें मैंने इन बुक्स के बारे में बताया था कि कौन सी बुक कब पब्लिश हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट करेक्ट अबाउट मैक्स वेबर कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल टाइप। मैक्स वेबर जब मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो मैंने समझाया था कि आइडियल टाइप को ध्यान से समझना, ध्यान से समझो चीजों को। मेजरिंग रॉड होती है और वही आया है, इज अ मेजरिंग रॉड, यानी कि ये किस लिए होती है, एक मापक के रूप में। आइडियल टाइप को हम एक मापक के रूप में लेते हैं, किसके लिए, तुलनात्मक, तुलनात्मक अध्ययन के लिए, तुलनात्मक अध्ययन के लिए लेते हैं, ठीक है।
ये नैतिक आदर्शों पर कैसे बेस्ड है। आइडियल टाइप का मतलब आइडियल वाला टाइप नहीं है ये जो हम मॉरल में लेते हैं, ये एक मेजरिंग रोड है। ओके, इसके अलावा इनका कॉन्सेप्ट था वॉरेस्टाइन, और किसके लिए यूज होता है ये, एन आइडियल टाइप इज फॉर्म्ड बाय द वन साइडेड एक्सेंचुएशन ऑफ वन और मोर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो इसमें जो गलत आंसर है, इसने पूछा है विच इज नॉट करेक्ट। नॉट है कि क्या है, इसे ध्यान से पढ़ा करो एग्जाम में, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होना था, 3। और ये देखो मैंने आइडियल टाइप के बारे में सब कुछ पढ़ाया था कि इस चीज को ध्यान रखना। इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी पर भी क्वेश्चन आया था एग्जाम में। यस, सुसाइड इस पे मैच द कॉलम में था एग्जाम में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो मैंने आपको, देखो गाइस, आप यूट्यूब पे अगर जाओ तो प्लीज ध्यान रखना, एक पोस्ट मॉडर्निज्म वाली, पोस्ट मॉडर्निज्म हो गया, और एक क्लासिकल थिंकर, और एक ग्लोबलाइजेशन एंड फेमिनिज्म, इन 4 वीडियो को जरूर देखना क्योंकि इसका सारा कंटेंट अपडेटेड है, लेटेस्ट है, और जितना 360 डिग्री अंडरस्टैंडिंग से सारे कंटेंट को बनाया गया है। एग्जाम कोई भी हो, जब भी अगर उस टॉपिक से, इन टॉपिक से एग्जाम आएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ठीक होंगे। ओके, यस, उनको देख लेना एक बार वीडियो को ध्यान से। उसकी पीडीएफ भी अवेलेबल मिल जाएगी किस पे, सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम, सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम पर आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और ये क्या है, ये है आपका टेलीग्राम चैनल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैच द कॉलम था। सम एस्पेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ, महुआ यानी कि आईपी देसाई। कास्ट एंड किनशिप इन सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल यानी कि सेंट्रल का सी रखो याद, और एसी और इसका सी रखो याद, आपका ऐसे याद रहेगा क्योंकि नॉर्थ इंडिया पर भी है। वर्ल्ड रेवोल्यूशन एंड फैमिली पैटर्न, एज ऑलवेज विलियम जे गुड्डे। फैमिली एंड किनशिप, कश्मीरी टीएन मदान। ये देखो मैंने आपको यहां पे करवाया था विलियम जे गुड्डे की इंपॉर्टेंट बुक। अगर आपको एक बुक भी पता होती तो आपका पेपर सही जाता, मतलब ये वाला क्वेश्चन आप गलत नहीं करते। और आई नो कि आप लोगों ने इन वीडियोस को देखा था, काफी व्यूज थे। आई होप आपने ये क्वेश्चन गलत नहीं किया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश फैमिली कंसिस्टेड ऑफ ग्रुप। यार इतना इजी क्वेश्चन था ये, कहां तुम कॉन्साइनमेंट में, पुनालुअन में, सेंडेसिन में कंफ्यूज हो रहे थे। भाई ग्रुप था, और ग्रुप पुनालुअन को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप। कहां तुम फंस रहे हो कि इंटर मैरिज है, ब्लड है, कहीं जरूरत नहीं फंसने की। ग्रुप देखते ना, विच वॉज फाउंडेड अपॉन इंटर मैरिज। अगर 2 ग्रुप्स हैं आपस में, सिबलिंग्स है, कोलेटरल है, जो भी है, शादी कर रहे हैं, दैट इज पुनालुअन होगा, समूह विवाह। यहां देख लेते हैं हिंदी में, अगर पुनालुअन नहीं पता था। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई भी चीज नहीं थी। ओके, और देखो मैंने आपको यहाँ जो एक क्लास ली थी मैंने फैमिली और मैरिज पे, उस पे मैंने ये चीज करवाई थी कि फैमिली का ओरिजिन, और ये दिया किसने है, एलएच मॉर्गन ने। ओके, यस, और ये मैंने बार बार लिखवाई थी चीजें अलग अलग करके। क्यों, इसीलिए कि पेपर में अगर आए तो आप लोग गलत ना करें। अभी भी वक्त है इन चीजों को दोबारा देखना, दोबारा समझना, क्योंकि वो सीरीज जो है वो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा ढंग से बनाई गई है। उसमें इन चीजों को ध्यान रखा गया है कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, क्वेश्चन के टॉपिक कैसे बन रहे हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एक मैच द कॉलम। देखो मैच द कॉलम तो ऐसे थे कि अगर आपको एक भी पता होते तो आपका पूरा मैच द कॉलम 2 नंबर पक्के होते। टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन, मैंने आपको कई बार बताया है, 2 वीडियोस करवाई थी मैंने, एक ग्लोबलाइजेशन पे, एक पोस्ट मॉडर्निज्म पे। इन सब पे मैंने आपको एंथनी गिडिंग समझाया था। देखो डिस्टेंसिएशन हो या सेपरेशन हो, इसमें सही आंसर हो जाएगा एक गिडिंग्स। अगर वहीं आता टाइम स्पेस
कंप्रेशन, अगर वही आता टाइम स्पेस कंप्रेशन तो उसका आंसर हो जाता डेविड हार्वे। ओके, ये देखो रेफरेंस ग्रुप बाय रॉबर्ट के मर्टन, इस पे हाइमस्ट ऑफर काफी लोगों का काम है। एवोल्यूशनरी यूनिवर्सल हो गया डीप स्ट्रक्चर बाय लेवी स्ट्रॉस। एवोल्यूशनरी यूनिवर्सल किसका हो जाएगा? पार्सन्स का। ठीक है, चलो एंथनी गिडिंग्स था मॉडर्निटी एज जगरनॉट। एक क्वेश्चन उनका आया था कि मॉडर्निटी एज जगरनॉट कौन बोलता है। मैंने बार बार समझाया था कि मॉडर्निटी एज जगरनॉट बाय एंथनी गिडिंग्स और मॉडर्निटी एज अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट बाय हूम? बाय हेबरमास। ओके, ये देखो सेम क्वेश्चन आया एग्जाम में, टाइम स्पेस सेपरेशन, टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन। यस, देखो जगरनॉट मैंने आपको करवाया था ना एंथनी गिडिंग्स। क्योंकि रॉबर्टसन तो देखो ग्लोबलाइजेशन पे आए थे, ग्लोबलाइजेशन पे आए थे ये। डेविल हेल ने मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी बताया था। और मैनुअल कैसल का तो पता है, इंफॉर्मेशन हो गया, नेटवर्क हो गया, न्यू ग्लोबल फॉर्म पर क्वेश्चन आया था इनसे जुड़ा हुआ। ये सब चीजें मैंने आपको क्लासेस में करवा रखी थी और टिल एग्जाम अब फिर से वो चीजें लाई जाएंगी और अच्छे वे में, और ऐसे टॉपिक करवाए जाएंगे जिससे जो 35 हुए हैं वो आपके 80 तक पहुंच जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट मैच द कॉलम है मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी। ये है एंथनी गिडिंग्स की बुक और मैंने आपको बुक्स करवा रखी थी एंथनी गिडिंग्स। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी बाय ब्राउन, सोशल सिस्टम बाय पार्सन्स, शोल्डर रॉबर्ट के मर्टन। इसका सही आंसर होना था दिस वन। सो देखो मैंने आपको यहां बताया था मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी। अगर आपने इन पीडीएफ को देखा होता, समझा होता तो चीजें और क्लियर हो जाती। ठीक है, चलो आगे की वीडियो में ध्यान रखना, बार बार चीजों को रिवाइज करो। मैं बार बार कह रही हूँ वीडियोस को जरूर देखना, उनको लिख लेना, उनके शॉर्ट्स नोट बनाना, बट पढ़ना जरूर। ओके, चलो नेक्स्ट मैच द कॉलम है, ये भी हुई है। पैनोप्टिकन मॉडल ऑफ द प्रिजन, मिशेल फूको। सर्विलेंस, डेविड लियोन। वर्चुअल रियलिटी, फीडर स्टोन। इश्यूज ऑफ साइंस बाय रॉबर्ट के मर्टन। सही आंसर है इसका ए का 2, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट मिशेल फूको। जीनियोलॉजी ऑफ पावर के बारे में मिशेल फूको का आया था। और मिशेल फूको को हम कहां पढ़ा था? हमने पढ़ा था पोस्ट मॉडर्निज्म में। हमने इसको पढ़ा था पोस्ट मॉडर्निज्म में। पहला ए ऑप्शन था फूको इज कंसर्न विद हाउ पीपल गवर्न देमसेल्फ। ओके, सेकंड था हिंदी में बोले तो फूको का मतलब है कि लोग ज्ञान के उत्पादन से कैसे स्वयं को और दूसरों को अभिशासित करते हैं। दूसरा था उन्होंने ज्ञान को सोपानीकरण का समर्थन किया। भाई कहां किया? मैंने इतनी बार बताया था कि डीहायरार्काइजेशन, यानी कि वो बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं थे उसके नॉलेज के, कि नॉलेज का हायरार्की हो, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया था। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। थर्ड है ही इज इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी दैट आर ड्राइव फ्रॉम नॉलेज। उनकी प्रौद्योगिकियों में अभिरुचि है जो ज्ञान से निर्देशित होती हैं और लोगों पर सत्ता के विस्तार के लिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा उनका प्रयोग किया जाता है। और डी था यद्यपि फूको ज्ञान और सत्ता के बीच संबंध देखते हैं, परंतु उन्होंने समाज के अभिजात सदस्यों के षड्यंत्र को नहीं देखा। इसमें सही आंसर क्या होगा? ए, बी और सी। और ये चीज मैंने आपको करवा रखी थी, ये देखो डिडंट फेवर इन हायरार्काइजेशन ऑफ नॉलेज। दूसरी चीज पोस्ट मॉडर्निस्ट थे और मैंने आपको कराया था जीनियोलॉजी ऑफ पावर। ये देखो जीनियोलॉजिकल एनालिसिस की वो बात करते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन जो आया है मार्गरेट मीड का क्या हो जाता है? 20th सेंचुरी फेथ, हैबरमास टुवर्ड्स द रैशनल सोसाइटी। और हैबरमास को हमने कहां पढ़ा? ही पोस्ट मॉडर्न थिंकर में।
शायद थर्ड और फोर्थ क्लास होगी 10 डे सीरीज की, उसमें पोस्ट मॉडर्निज्म, एक्स्ट्रा थिंकर सब कुछ करवा रखे हैं मैंने। ओके, मिशेल फूको आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। चलो ये सब कुछ बुक्स नेम भी आपको मैंने मिशेल फूको की करवा रखी है, आप उन सबको एक बार जरूर देखना। नेक्स्ट है फॉरेस्ट पॉलिसी। देखो आपको क्वेश्चन आया था एग्जाम में, शायद इसमें ये मेंशन नहीं है, हाँ ये रहा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, रचल कार्सन हो गया, ये सब कुछ चीजें आपको मैंने यहाँ करवा रखी थी कि कौन सा कब आता है, किसने कौन सा दिया है। ओके, हमें क्वेश्चन आया था, वो शायद मैंने क्वेश्चन इसमें मेंशन नहीं किया, उसको आप कर लो 21st क्वेश्चन मान लो उनको, या 31 क्वेश्चन मान लो उनको। उसमें क्या था, हमें ये पूछा गया था, मैच द कॉलम था, वाटर एक्ट के बारे में, एयर एक्ट के बारे में। तो अगर आपको पता होता, उसमें ये वाला गलत दे रखा था, उसमें दिया था कि वाटर एक्ट कब हुआ 1980 में, जो कि रॉन्ग था, और सही आंसर क्या होना था, वाटर एक्ट कब आया था 1974 में। एक वाटर एक्ट था, फॉरेस्ट एक्ट पे था, ठीक है, एयर एक्ट पे था, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पे था। चलो ये आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट है मैनुअल कैसल लेबल द थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एज इंफॉर्मेशनलिज्म। मैनुअल कैसल ने जो इंफॉर्मेशनलिज्म यानी कि हिंदी में बोले तो सूचनावाद के बारे में बताया है, उसके क्या फीचर थे, क्या विशेषताएं थी। पहला है आर्थिक वृद्धि हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रेरक भूमिका। ऑब्वियसली सही बात है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैंने आपको बताया था कि जो मैनुअल कैसल है वो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि कैपिटलिज्म चेंज नहीं हुआ है, बट उसमें थोड़ा टेक्नोलॉजी चीजें आ गई है, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ गई है इससे, ठीक है। अ शिफ्ट फ्रॉम मटेरियल प्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। थर्ड इज द इमरजेंसी एंड एक्सपेंशन ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ network industrial organization, and fourth one is the rise of socio-economic globalization, यानी कि सामाजिक आर्थिक वैश्वीकरण का उदय। ये न्यू ग्लोबल फॉर्म जब मैंने पढ़वाया था उसमें ये चीजें क्लियर करवाई गई थी। ओके, चलो ये देखो मैनुअल कैसल का नेटवर्क के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में बार बार चीजें आपको बताई थी, न्यू ग्लोबल फॉर्म के बारे में, एक्सक्लूजन के बारे में, ये सब कुछ समझाया गया था क्लास में। नेक्स्ट है हु डिफाइंड अ नेटवर्क। भाई नेटवर्क से समझ लो, नेटवर्क वर्ड से अगर आया तो मैनुअल कैसल हो जाएगा, बाकी चीजें नहीं देखनी थी। नेक्स्ट है हु हैज प्रोक्लेम द एपिस्टोमोलॉजिकल ब्रेक। इतनी बार लिखवाया मैंने आपको उस दिन क्लास में, इसका आंसर है लुईस अल्थुजर। लुईस अल्थुजर का सही आंसर होना था। और जब लुईस अल्थुजर मैंने आपको पढ़ाया था, ये वाली क्लास बिल्कुल मिस नहीं करना, मैंने बताया था इसके बारे में, एपिस्टोमोलॉजिकल ब्रेक के बारे में कौन बोलता है, लुईस अल्थुजर। चलो नेक्स्ट है मैच द कॉलम पॉलिटिकल मैन, सिमियोन लिपस्टेड। पॉलिटिकल मैन आपको समझाया मैंने, मार्जिनल मैन आपको समझाया मैंने, कल्चरल मैन आपको समझाया था मैंने। अगर आपको एक पता होता, ए का 4, सिर्फ एक पता होता तो आपका ये क्वेश्चन ठीक हो जाना था। ओके, ए का 4, बी का 3, रॉबर्ट दाल भी समझाया गया था आपको, आलमंड एंड पावेल भी, पाक और पॉपर भी। चलो नेक्स्ट है ये देखो, जब मैंने आपको फैमिली की क्लास ली, फैमिली मैन बताया स्कॉट कॉर्ट्रेन का, तो मैंने बताया कि पॉलिटिकल मैन बाय सिमियोन लिपस्टेड, इसको नहीं भूलना, मार्जिनल मैन बाय रॉबर्ट ई पार्क। अभी भी टाइम है, आपको मौका दोबारा मिला है, चीजों को अच्छे से रिवाइज करो। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, ये भी मैथ द कॉलम था, ग्लोबलाइजेशन बाय रॉबर्ट ई पार्क। जब मैंने ग्लोबलाइजेशन की क्लास ली थी, उसमें ग्लोबलाइजेशन टर्म स्टेटमेंट सब कुछ करवाया गया है, सारे थिंकर जितने भी 15-20 थिंकर बनते हैं वो सब कुछ उसमें कवर करवाए गए थे। यस सर, ये हो गया बी का 1। अब बी का 1 कहाँ है, एक ही है भाई, इतनी बार समझाया, एक ही करते तो भी आपका पूरा सही होना था। पेपर वॉज इजी तो नहीं बोलूंगी अभी भी मैं, इजी बहुत क्वेश्चन थे, बट हाँ कुछ रैंडम थे जिसे हम मॉडरेट कंसीडर कर सकते हैं।
चलो नेक्स्ट है, ये देखो मैंने बताया कि ग्लोबल, ये टर्म दिया है रॉबर्टसन ने। ओके, इन चीजों को देखा होता तो पेपर ऑब्वियसली देखा होगा आपने चीजों को और सही किया होगा। चलो, कॉन्स्पिशियस कंजप्शन बाय टी वेबलेट, ए का 3 ढूंढो, ए का 3 यहां भी है और यहां भी है। पॉपुलर कल्चर बाय चैम्बर्स, व्हाइट कॉलर क्राइम बाय ई सदरलैंड। अगर आपको इन चीजों का आइडिया होता तो आपके क्वेश्चन सही होने थे, क्योंकि मैंने यहां पर आपको करवाया था। ये देखो इसमें क्लियरली दिख रहा है, दैट इज कॉन्स्पिशियस कंजप्शन बाय टी वेबलेट, बिकॉज ही इज थ्योरी, उन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ लेजर क्लास। ठीक है, कॉन्स्पिशियस कंजप्शन। एक क्वेश्चन आया था आपको एशियन ड्रामा मैच द कॉलम, गुनार मर्दियान, एक पर ही ध्यान देते। बी का ए, बी का ए कहां पर है, यहीं पर है भाई, बी का ए। तो आपका ए का 2, बी का 1 हो गया। अचीविंग का डेविड मैकडॉल्ड और लूसियन पाई का कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। लूसियन पाई बेसिकली पॉलिसी साइंस से जुड़ी है। ओके, यस। चलो नेक्स्ट है, इसमें आप ध्यान रखो, ये देखो मैंने आपको करवाया गुनार मर्दिया सॉफ्ट स्टेट, एशियन ड्रामा, स्टेट कैन बी चेंज थ्रू पॉलिसीज। इन चीजों को देख लेते, अच्छे से रिवाइज कर लेते, अभी भी समय है, चीजों को देख लो, रिवाइज कर लो, बार बार कह रही हूं मैं इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर ऑर्डर। फेमिनिज्म की क्लास देखी थी, उसमें मैंने क्लियर इन चीजों को सबको समझाया था, थिंकर के बारे में, स्कूल के बारे में, क्लासेस के बारे में। हो सकता है पेपर का इस बार वैसा वाला मोड ना हो जो पहले था, तो चीजों को दोबारा से देखो, अच्छे से देखो, क्योंकि वो वीडियो बहुत हाई लेवल की है, अंडरस्टैंडिंग की है, आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। चलो इसका आंसर है रॉयन कॉर्नेल, और रॉयन कॉर्नेल वही है जिन्होंने हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी के बारे में बताया था, जिसे हम बॉब कॉर्नेल भी कहते हैं। जेंडर ऑर्डर हो गया, जेंडर रेजिमा हो गया, जेंडर करके उनकी एक बुक भी आती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हाँ देखो मैंने आपको समझाया था इन थिंकर के बारे में, रॉयन कॉर्नेल हो गया, एना ओकले हो गया। एना ओकले की बुक भी आई थी अभी, जेंडर, सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी पे, जेंडर एंड सोसाइटी पर आपको एक बुक देखने को मिली थी। यस, ये आपको करवा चुकी हूं मैं। चलो इसमें देखो, ये रचल कार्सन वाला जो क्वेश्चन था वो था यहाँ पे साइलेंट स्प्रिंग। और एक चीज और ध्यान दो, एक हमें क्वेश्चन आया था, वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो 32 कर दो। वो क्वेश्चन था आपका एनवायरमेंटल, यहां लिख देती हूं, एनवायरमेंटल रेसिज्म, जो दिया किसने है, चेन ने। ठीक है, और ये चीज आपको यहां पर बताई गई थी, इसी स्लाइड में आपको मिल जाएगा एनवायरमेंटल रेसिज्म के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ये देखो, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आया था एग्जाम में, विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट दुर्खीम व्यूज ऑन डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर में उनके व्यूज क्या थे। ठीक है, यस, ए, बी, सी और डी। इसमें ये नहीं होगा, हाँ यही हो जाएगा, क्योंकि देखो पहला ऑप्शन है श्रम विभाजन से व्यावसायिक प्रकार की विशेषता उत्पन्न होती है, इसलिए विशिष्ट प्रतिभागियों, क्षमताओं, मनोवृत्तियों के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, स्पेशलाइजेशन, ऑक्यूपेशनल फंक्शन। दूसरा था द इंडिविजुअल पर्सनालिटी शुड बी डेवलप अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक क्वालिटीज। ठीक है, ये भी सही था, बट सेकंड वाला क्वेश्चन में वैसे सही होना चाहिए था, क्योंकि एक तो अगर हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर में या एजुकेशन में दुर्खीम के व्यूज, तो उन्होंने ये तो कहा था कि लाइक एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि आने वाली जनरेशन को आपको एजुकेट करना है, उनको सिखाना ही, उनका सोशलाइजेशन करना ही एजुकेशन है। बट यहाँ पे ये भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड था एक्सपेंशन ऑफ इंडिविजुअलिज्म। फोर्थ इज द दुर्खीम प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर can be compared with evolutionary model of growth, and fifth one is division of labor is result of industrialism alone। ये गलत हो जाएगी स्टेटमेंट।
इसकी बुक्स के बारे में, इनके कॉन्सेप्ट के बारे में पूरी तरह से आपको समझाया गया था। यस, नेक्स्ट आया था लास्ट क्वेश्चन, सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी बाय एना योकले। अगर आपको एक भी पता होता, डी का 2, देखो डी का 2 एक में ही था, ठीक है। ए का 4 इंट्रोड्यूसिंग वुमेन स्टडीज, रॉबिन्सन हो गया, ठीक है। और बाकी के 2 क्वेश्चन मैं आपको बीच में स्लाइड में बता चुकी हूं। ये देखो, अभी 32 बता दिए हैं आपको क्वेश्चन जो एग्जाम में आए, बाकी के मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझा दूंगी। ओके, तो देखिए ये छोटी बात नहीं है गाइस कि 10 कॉन्सेप्ट, सिर्फ 10 कॉन्सेप्ट, 10 यूनिट नहीं है, 10 टॉपिक नहीं है, सिर्फ 10 कॉन्सेप्ट समझाए गए थे आपको, और उसमें से इतना पेपर देखने को मिला। तो आगे भी वीडियोस को देखना, उनको लाइक करना और उनको समझना। पीडीएफ भी देखो आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, सब कुछ फ्री में। ओके, उन चीजों को प्रॉपरली यूज करो, एग्जाम की तैयारी अच्छे से करो, पॉजिटिव रहो। ओके, चलो, ऑब्वियसली एग्जाम हो गया, अच्छी बात है, एग्जाम अच्छे से हुआ। सपोज करो लाइक आपने मॉक ही दिया है वो, ठीक है। सोचो आपसे एनटीए ने एक मॉक करवा लिया है एग्जाम से पहले, एग्जाम हो जाएगा 10 दिन में, 20 दिन में, डोंट वरी, तैयारी और अच्छे से करो, जोर से करो कि लाइक अब टाइम तो और मिल गया है, बेटर चांस, एक भगवान जी ने आपको फिर से एक और चांस दे दिया है ना। चलो, एक चीज और आपको बतानी थी कि सिविल स्टैफ का ऑनलाइन ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई से। ओके, 1 जुलाई से सिविल स्टैफ का बैच स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। आप चाहो तो इसको रजिस्टर कर सकते हो और आप कॉल कर लेना इस नंबर पे, दैट इज 836004 एंड चलो इस नंबर पे आप कॉल कर लेना 357, ठीक है, 3578। चलो, ये आपको क्लियर होगी चीजें। 836 जो भी है, ये नंबर आपको ध्यान रखना है, 44357, 44357। तो इन नंबर को आप कॉल कर सकते हो और इनरोल कर सकते हो। 1 जुलाई से दिसंबर का बैच स्टार्ट हो रहा है। इन वीडियोस को देखते रहो, यूट्यूब पे जो कंटेंट आप बोलेंगे वो सब मैं करवाऊंगी। आप बस कमेंट करना, कोई डाउट हो, कोई टॉपिक आपको डिस्कस करना हो, कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा हो, आई प्रॉमिस जो क्लासेस आप बोलेंगे वो सब आपको करवाई जाएगी, ठीक है। अच्छी लगे तो लाइक करना और आगे की वीडियोस भी देखते रहना। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू ऑल लाइक इट, और अच्छे से पढ़ाई करो, एग्जाम होने वाला है कुछ टाइम में, 10 दिन में हो, 20 दिन में होगा ही होगा। तो थैंक यू गाइज।